गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री विषय से एक बार मैं रिव्यू के साथ बोर मॉडल पे आऊँगा, जहाँ पर आपको आज कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। अब रिव्यू में मैं जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ कि अभी तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ लिया है और क्या सीखा है। सबसे पहले आप एटम का पार्ट सीखे थे कि एटम में दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में पढ़े थे कि 48 पार्टिकल होता है, जिसमें दो पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हम लोग डिस्कवरी और उससे रिलेटेड सारे कैरेक्टर और प्रॉपर्टी सीखे थे। और जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेन जो फिजिबिलिटी है, पढ़ाई होती है, वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी से लेकर के अभी तक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जो सीख रहे हैं, इसमें कितने थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन की हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब मेथड से डिस्कवरी किया था। फिर वहाँ के बाद फिर आपने आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी से उसका मास निकाला था। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े थे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी आपने गोल्डस्टीन मेथड पढ़ा था, रदरफोर्ड मेथड पढ़ा था, न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक। अब देखिए हम लोग ये पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग एटम के मॉडल पे आ गए थे। एटम की मॉडल पर आए थे तो मॉडल पर आने से पहले हम लोग ने मोसले का एटॉमिक नंबर थ्योरी पढ़े थे। वहाँ से फिर हम लोगों ने न्यूक्लियाइड के रिप्रेजेंटेशन से सारे आइसोटोप, आइसोबार, 11 तरह के आइसो टर्म्स पढ़े थे। और वहाँ से हमारा फिर शुरू हुआ था कि प्लम पडिंग मॉडल और रदरफोर्ड थ्योरी। और रदरफोर्ड की थ्योरी में लिमिटेशन जब मिला था, जब मैक्सवेल की थ्योरी आई थी और लिमिटेशन दिए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने 3 थ्योरी पढ़ा था, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। अब उसके बाद फिर हमारा मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी था, और उसके बाद फिर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इन सारे थ्योरी को मिला करके बोर ने आपके सामने जो मॉडल रखे हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से रखे हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ाई कर लिया है। ये देखिए, बोर के मॉडल में सबसे पहले ये हमारा कंक्रीट पार्ट है। इस कंक्रीट पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की है। इसके बाद कहे इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअस हाई स्पीड से घूमते रहता है, और ये जो हमारा सर्कुलर पाथ होता है इसको ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये सेल जो होता है इन्फिनाइट होता है, इसके नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनाइट सेल होते हैं। फिर ये हमारा, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसकी पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद ये सेल है हमारा, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल, इस तरह से सेल बढ़ते जाते हैं। इनकी एनर्जी की भी बात हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी आया था कि एनर्जी जो होता है कंटिन्यूअस हमारा लॉस करता है। और फिर उसके बाद मैक्स प्लैंक की थ्योरी में आया, या फिर ये कहे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आया कि एनर्जी इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, दोनों ही कंडीशन में होते हैं। वहाँ फिर हमारे पास मैक्स प्लैंक की थ्योरी में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी का न लॉस करता है न गेन करता है जब तक कि वो अपने सेल में जंप नहीं करता है। दैट मीन्स कि लोअर से हायर सेल में या हायर से लोअर सेल में नहीं जाता है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ जो एनर्जी का चेंज होता है इसको हम लोग डेली बोलते हैं। यहाँ के भी एनर्जी को हम लोग डेली बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि जब वो लोअर से हायर सेल में जा रहा होगा तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हुई थी। फिर अगर वो हायर से लोअर सेल में आता है तो फिर बात हुई थी कि वहाँ पर हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम होगी। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये हमारा हो गया सेल, और सेल में जो हमारे पास मूवमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर चेंज इन एनर्जी की बात हो रही है। इन सारी कंसेप्ट को मिला करके रदरफोर्ड के लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किए। उस एटॉमिक मॉडल में आपको मैं आज 6 पॉइंट डिस्कस करूँगा, और उसके बाद आज हम लोग को यहाँ पर क्लास में बहुत ही इंजॉयफुल मोमेंट होगा जब हम लोग आज न्यूक्लियस से सेल का डिस्टेंस निकालने सीखेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए सीखेंगे। इसमें जो एनर्जी एसोसिएट हुआ है उस एनर्जी को सीखेंगे, और साथ में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लो से हाई लेवल में या हाई से लो लेवल में, उस समय जो एनर्जी का चेंज होगा और वो जो उसका वेव नंबर होगा
उस पॉइंट को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा काफ़ी इंजॉयफुल होगा। अभी मैं इस क्लास को आगे बढ़ने से, डेरिवेशन में जाने से पहले मैं उन सारे पोस्टुलेट्स को आपके सामने एक बार रखना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बार मैं आइए आपको शीट पर ले चलता हूँ, वहाँ पर डिस्कस करके फिर मैं वापस बोर्ड पे आता हूँ और आपको एक एक पॉइंट सिखाएंगे कि रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो मूव ऑन स्लाइड्स। स्टूडेंट, आप यहां पर देखिए कि लिखा गया है कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, यहां पर आप देख सकते हैं। मैं यहां पर ये जो लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एटम होते हैं, एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है और एक हमारा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड के साथ घूमता है, वहां पर एनर्जी की कोई बात नहीं उठी थी। लेकिन बोर ने देखिए उनमें सुधार क्या किया। सबसे पहले बोर ने सुधार किया, कहा कि इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ एटम देयर आर क्लोज सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन मूव, दिस पाथ हैव डेफिनिट एनर्जी लेवल। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड की थ्योरी में और बोर की थ्योरी में फर्क हो गई। इन्होंने यहां जो वर्ड यूज कर दिया कि पाथ हैव डेफिनिट एनर्जी लेवल, यानी इनका कहना था कि जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, उसके पास एक अपनी डेफिनिट एनर्जी होती है और उसको आप ऑर्बिट कहते थे, सेल कहते थे, बट अब इन्होंने कहा कि दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहा है, चाहे वो न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल में घूम रहा हो, सेकंड सेल में घूम रहा हो, या थर्ड में या फोर्थ में या इंफिनिटी में कहीं घूम रहा हो, उसके पास एनर्जी फिक्स होता है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन में इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जितने भी न्यूक्लियस के बाद हमारे पास सर्कुलर पाथ होते हैं, सबको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से, इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और साथ में उसके साथ उनके सेल के रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से किए गए हैं। कैपिटल लेटर का जो कंसेप्ट आया उसको कहा गया KLMNOPQRS, इस तरह से हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ABCD से क्यों नहीं हुआ? जैसे ठीक है 1 2 3 से तो समझ में आ गया कि आपने गिनती, हमारी काउंटिंग जो होती है 1 से शुरू होता है, वो ठीक है, सेल नंबर 1 2 3 हो गया। तो यहाँ इन्होंने KLMN, आपने कभी नारियल देखा है? नारियल अगर देखे होंगे तो नारियल का जो पार्ट्स होते हैं, ऊपर के पार्ट से जब आप नारियल एग्जैक्ट जहाँ पर नारियल को हम लोग जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पहुँचने में आपको कितना समय लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। उस नारियल के ऊपरी सतह को हटाते हैं, फिर आपको बहुत सारा बंच मिलता है, उस बंच को हटाते, उसके बाद फिर हार्ड सरफेस मिलता है, और उस हार्ड सरफेस को हटाते हैं तो फिर नारियल होता है, उसके अंदर से पानी निकलता है। तो क्रिप्टिया से लेकर के अगर मैनिटेस तक की बात करें तो सब जो ये हमारे ग्रीक लेटर है ना, सबके पहला हमारा ग्रीक जो वर्ड है ना, उसके पहला लेटर है। केस बोले एल, क्रिप्टिया, लिम्नस, मेंशियर, नारेशियस, ये सब जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, उनके फर्स्ट लेटर है। और ये इंडिया से ही लिया गया है, तो ग्रीक लेटर, बट ये कोकोनट जो है ना, नारियल जो है ना, नारियल के ही स्ट्रक्चर पे इस एटम के स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया है और उसी पे रिलेटेड करके KLM, यानी इन्होंने कहा कि पहला सेल को आप K कहेंगे, दूसरे सेल को L कहेंगे, यानी अब एक तरफ नंबर बोलेंगे, एक तरफ लेटर बोलेंगे, KLMNOPQR 1 2 3 4 5, दैट मीन्स रेस्पेक्टिवली बोलना है, एक साथ बोलना है। ये इन्होंने कहा कि इसमें जितने सेल होंगे K से शुरू होंगे और नंबर 1 से शुरू होंगे, KLMNOPQR 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस से जो पहला सेल है, उसका जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको हम लोग उस दूरी को रेडियस कहते हैं। दूसरे सेल में जाइएगा, उसको भी रेडियस कहते हैं। तीसरे में, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर्स चेंज होते जाएंगे और उनकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ते जाएंगे तो रेडियाई भी चेंज होगा। यही बात मैं कहा था कि आज हम लोग डिफरेंट सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस विद द डिफरेंट डिस्टेंस हैव द डिफरेंट लेंथ, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और सारे डिफरेंट रेडियस को आज आप सीखेंगे। पहला पॉइंट ये हमारा होगा। और साथ में जैसे जैसे इसका हमारा लेंथ बढ़ता है, रेडियस बढ़ते जाता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेंथ बढ़ते जा रहा है, और एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। बट आप लोग देखिएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आज होने वाला है। लेंथ बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा और एनर्जी बढ़ेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आप देखिएगा कैसे आता है मैथमेटिकल में। साथ में आप देखिए, इनका कहना था
जो ये जो चौथा नंबर पॉइंट है, ये इन्होंने बोर का पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट किन का है? ये पॉइंट मैक्स प्लैंक ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल वो तब तक एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है ना इमिट करता है जब तक कि वो अपने सेल को नहीं बदलता है। यही बात इन्होंने भी कही कि ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना तो ये इमिट करता है, क्योंकि वो डेफिनेट एनर्जी उस सेल में होता है, उसी से वो घूमते रहता है। फिर करता क्या है? कहता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन अपना सेल बदलता है, एक सेल से दूसरे सेल में, लोअर सेल से हायर सेल में जाता है, तब एनर्जी का चेंज होता है। यानी या तो नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्साइट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, या फिर ऊपर से नीचे आएगा तो डी एक्साइटेशन होगा। तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बीच में ही एनर्जी का लॉस और गेन होता है, उसी समय चेंज इन एनर्जी की बात होती है। और वो एनर्जी जो होती है ना क्वांटाइज होती है। क्वांटम की बात हुई थी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बात होती, तो क्वांटाइजेशन की बात हो रही है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि दैट्स एनर्जी विद द क्वांटाइज्ड, वही एनर्जी क्वांटाइज होता है जो आप यहां देख रहे हैं कि चौथे नंबर पॉइंट में इन्होंने रखा था कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये चौथे नंबर पॉइंट में ये बताया। देखिए एच जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, या तो नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी रिलीज होगा। यानी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन क्रम में एनर्जी का चेंज होगा और वही पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज ऑलवेज क्वांटाइज एंड ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच वाई। ये बोर का एकदम विशुद्ध जो कहा जाए पॉइंट है, ये बोर का अपना दिया हुआ पॉइंट है। और यहीं से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में भूचाल आया, यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ा। इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम एमबीआर जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई। h क्या है? मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है? पाई 180 है और 2 से मल्टीप्लाई 360। यानी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग द फिक्स्ड एनर्जी, दैट मींस दैट क्रिएटिंग द एंगल 360 एंड नाउ द कांस्टेंट विद द h। यानी उन्होंने पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बात की कि जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू h है और उसके साथ जो 360 का एंगल है वो हमारा h/2 पाई का वो जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है वो हमारा जो होगा मल्टीपल होगा। और इसके बाद यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाता है कि अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम तो निकाल दिया गया है, यहाँ पर निकाला हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ के बाद जो बातें हो रही हैं, ये जो पोस्टुलेट्स हो गया, इस पोस्टुलेट्स के बाद अब आइए मैं डेरिवेशन में जाता हूँ और इसको आप थोड़ा इंजॉय करेंगे। डेरिवेशन को आप रटने की कोशिश नहीं करिएगा, जैसे मैंने सीखा वैसे आप भी सीख करके लिखने की बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे। नाउ कम ओवर टू द ब्लैक बोर्ड। अब आप स्टूडेंट यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ढंग से, क्योंकि अब ये क्लास 11 शुरू हो चुका, अभी तक आप 9th वगैरह की बातें सीख रहे थे, समझ में आसानी पूर्वक आ रहा था। अब देखिए यहाँ से जो बातें होंगी थोड़ी सी आपको हटके होगी और आसान होंगी। देखिए ये आप सपोज कर लीजिए कि कोई एटम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन की संख्या Z है और इसमें चार्ज प्रोटॉन का E है, तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज Jd हो गया। देखिए एकदम सिंपल वे से रदरफोर्ड से चल रहे हैं। इसके बाद आप सपोज कर लेंगे कि ये आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस से यहाँ तक, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से दूरी जो r है इसको रेडियस कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की मास मान लीजिए m है और वेलोसिटी मान लीजिए v है या u है, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो सपोज करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आपके पास फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, तो रेडियाई कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमारे पास केमिस्ट्री में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से लेकर के ही हम लोग फिर एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाते हैं या फिर आगे कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, जो एटॉमिक रेडियाई निकालेंगे, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन में एक कंसेप्ट क्या है कि हाइड्रोजन में हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग जो भी एनर्जी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, वो वाले हाइड्रोजन के लिए स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन से ही सारे चीज़ शुरू होते हैं। कारण है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसीलिए हाइड्रोजन को लिया गया है ताकि इसमें किसी तरह का रिपल्सन नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा उसमें इफेक्ट ना पड़े, कोई इन्फ्लुएंस ना करे प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन जो हमारे पास है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि अभी अभी हमारे पास बोर का जो अंतिम पोस्टुलेट था नंबर 5 क्या था? अंतिम पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड हैविंग ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, एंड दैट रिवॉल्व्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हैव अ एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। आपने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम मतलब एल इज द एंगुलर मोमेंटम। सपोज दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² and angular velocity omega, and you know L is equal to mr² and omega is equal to what? That is the v/r linear velocity and radius या लेंथ भी कह सकते हैं कि रेशियो को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mvr। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम कमिंग फ्रॉम दिस फिजिक्स एंड नाउ इम्प्लीमेंटेड इन दिस केमिस्ट्री इन दिस टर्म्स। दिस इज integral multiple of h/2 pi. H what? H is the Planck constant. They are the constant coming from the packets of energy. जो आपने पढ़ा था कि छोटे छोटे पैकेट्स में हमारे पास एनर्जी इमिट करता है, ऑब्जर्व करता है कोई भी सिस्टम, चाहे वो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन हो या एनीथिंग्स। अगर एनर्जी का ऑब्जर्प्शन या इमिशन होता है तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होता है, न कि वो हमारा एकाएक होता है। दैट मीन्स और स्मॉल पैकेट्स, दैट इज द हियर द एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। नाउ h/2 पाई, और एक बार अगर इलेक्ट्रॉन पूरी चक्कर लगाता है तो एंगल क्रिएट करता है 360 का। दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल। नाउ दैट इज द इंटीजर इज द एन। नाउ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी 1 पैकेट्स, 1.5 पैकेट्स, 2 पैकेट्स, वैल्यू द एन बी डिफरेंट। जितना पैकेट्स लगेगा आएगा। और ये कहा गया क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज में क्या कहा गया था कि वो जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा एकाएक किसी लोअर सेल से हायर सेल में नहीं जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। दैट मीन्स क्वांटाइजेशन। यहाँ सीखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है। देखिए, आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास 10 स्टेप का या 5 स्टेप का या 4 स्टेप का कोई एक हमारे पास मकान बना हुआ है, उसमें स्टेप बनाया हुआ, लैडर बनाया हुआ। हम लोग को अगर इस सीढ़ी पे चढ़ना है, यहाँ पे ये मान लीजिए रूफ है और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है और मकान में लिफ्ट नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे? आपके पास कोई तरीका है कि एक डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाए? तो आपका जवाब होगा कि नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। लिफ्ट सॉल्यूशन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग सबसे पहले या इस फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब यहाँ कोई पैकेट ऑफ एनर्जी आपका, अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटेशन जा रहे हैं तो एनर्जी का लॉस होगा, वहाँ पर कोई ना कोई पैकेट से आपका लॉस कर गया है। फिर आप सेकेंड से थर्ड पे जाएंगे, यहाँ देखिए आएंगे, फिर थर्ड से आप 4 पे जाएंगे, फिर आप 4 से 5 पे जाएंगे। ह्यूमन बीइंग है, अगर लिविंग थिंग्स है तो आपको 5वें फ्लोर तक जाते जाते आपकी हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब हो गई मैंने एनर्जी लॉस कर रहे हैं। पैकेट्स ऑफ एनर्जी देखिए, यहाँ पैकेट्स ऑफ एनर्जी लॉस किया, उतना आपको फीलिंग नहीं हुआ, दूसरे में भी उतना फीलिंग नहीं हुआ, लेकिन चौथे 5वें पे जाते जाते आपको समझ में आने लगता है कि हमारा जो मस्कुलर एनर्जी है वो हमारा जो है क्या हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी हालत खराब हो गई और उसके ऊपर जाना है। और लेकिन जब आप वहाँ से ऊपर से नीचे आते हो तो आप कभी भी ऐसा फील किए हैं कि आपको कुछ लगा कि हमने 7वें तल्ले से आप ग्राउंड लेवल तक आ गए? ऐसा लगा कि मैंने तो चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटेशन के साथ काम कर रहे होते। उस समय आपका एनर्जी जो होता है ऊपर से जब नीचे आते हैं, जिसको हम लोग डी एक्साइटेशन बोलते हैं, उस समय एनर्जी आप गेनर होते हैं, और जिस समय आप एक्साइटेशन स्टेट में होते हैं, एक्साइट करते हैं, उस समय एनर्जी लूज करते हैं। तो यही बात हमारा मैक्स प्लांक ने कहा था कि पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट एकाएक मेरा एनर्जी अगर लॉस कर जाता पहले से दूसरे तल्ले में जाने में, मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी पैकेट्स में मेरा लॉस कर रहा था या गेन कर रहे थे। ये हमारा होता है, दिस इज द क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज फॉर्म होता है हमारे पास। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। तो ये देखिए हमारे पास आया कि जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं h/2 पाई के, और ये क्वांटाइज होते हैं। ये हो गया nh/2 पाई। ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 अब शुरू हो गया आपका यहाँ पे। पिछले क्लास में रदरफोर्ड की थ्योरी में 2 फोर्स की चर्चा हुई थी, वो चर्चा यहाँ भी होगी। यहाँ भी चूंकि इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ भी 2 फोर्स होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे।
और ये दोनों जो फोर्सेस होंगे, एक जो हमारा फोर्स होगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा यहाँ पर, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले या हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते थे, तो यहाँ भी कर रहे होंगे। अगर यहाँ भी कर रहे होंगे तो जो हमारे पास जो हमारा फोर्सेस है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है, एक का चार्ज है ई, एक का चार्ज है जे डी। अगर इसके बीच में हम लोग मान ले डिस्टेंस आर है, तो हमारे पास हो जाएगा के जे डी इंटू ई बाई आर स्क्वायर। और सेकेंड वन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर वेलोसिटी v माने है, मास m माने इलेक्ट्रॉन का, और डिस्टेंस r है, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। अब आपको क्या करने हैं, आप इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको रेडियस निकालने हैं। मैं हाइड्रोजन के लिए रेडियस निकालने जा रहा हूं। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां से वेलोसिटी का वैल्यू निकालकर यहां पुट कर देंगे, या यहां से वेलोसिटी का वैल्यू निकालकर यहां पुट, किसी एक में पुट करना होगा आपको। तो मैं पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 को छोटा करता हूं। देखो पहले इस r से r को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ बी वेलोसिटी यहां से निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में वेलोसिटी को यहां पुट करेंगे। जैसे ही यहां वैल्यू को आप पुट करिएगा तो देखिएगा आपके सामने एक रेडियस का इक्वेशन बनेगा, और वहां पर मैं सारे रिजल्ट्स को रखूंगा, जितने भी रिजल्ट्स हैं मैं सारे रिजल्ट्स को रखूंगा, और आपके सामने रेडियाई न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, जो कि आपको याद करने की जरूरत, वो छोटा सा फॉर्म आएगा। देखिएगा मैं उसको ला रहा हूं यहाँ पर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई एम आर। ये दैट इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 से वेलोसिटी का वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। बच्चों मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी को सीधे यहाँ पे रखा है, चूंकि यहाँ स्क्वायर था मैंने एक सबको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर सिर्फ एम को रखा और बाकी पूरे टर्म्स को देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 2 एम है, 1 एम है, इस एम से कैंसिल हो जाएगा। अब आर के टर्म में आपके पास इक्वेशन निकलने जा रहा है। अब यहाँ से मैं आर का वैल्यू ले रहा हूँ, आर इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये देखिए आर का वैल्यू आ गया। आपको लग रहा होगा कि इतना कौन बड़ा याद करेगा, इतना बड़ा इक्वेशन कौन याद करेगा, क्यों इतना बड़ा है? सही बात है, मैं भी सलाह दे रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना है। देखिए इसमें सारे जो वैल्यूज है सब कांस्टेंट है। मैं सारे कांस्टेंट के वैल्यू को पुट करूंगा, सिर्फ जेड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? जेड हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एंड यू नो एवरी एटम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटम का पहचान प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जेड का वैल्यू तो हाइड्रोजन से लेकर के अगर आप कहीं दूसरे तक, आप आयरन तक जाएं या कहीं और आगे जाएं, तो आपका नंबर ऑफ जेड बदलेगा। और साथ में कौन बदलेगा? तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये बढ़ते चेंज होगा। तो आपके पास वेरिएबल 2 ही हैं, एक एन है और एक जेड है, बाकी सारे कांस्टेंट है। मतलब कि इसमें देखिए सारे जो कांस्टेंट वैल्यू मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख के आपको पुट करके दिखा रहा हूँ कि आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास रेडियस का वैल्यू है, यहाँ पर ले रहे हैं रेडियस आर इज इक्वल टू एन, मैं एन स्क्वायर और नीचे में जो जेड है इसको यहाँ रख ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पर मैं लिख दिया K1, मैं यहाँ लिख दिया K1। K1 बोलने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो जितने भी वैल्यू थे, K1 का मतलब हुआ कि K1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। देखिए ये मैंने, ये सारे कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? एच क्या है? एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू आप पढ़े हैं 6.62, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 अर्ज सेकेंड। अब मैं ले रहा हूँ इसको
CGS में पाई का वैल्यू यू नो 3.114 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो 9.1 इंटू 10⁻28 दैट इज ग्राम एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। देखिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिया, अगर कूलम ले लेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, कूलम नहीं ले रहे, 10⁻19 वाला नहीं ले रहे। और एक मेरा ये K फोर्स कांस्टेंट है, ये हमारा CGS में 1 के बराबर होता, अगर ऐसा ही में लेता वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9 होता, तो ये मैं 1 ले लिया यहाँ पर। अब इन सारे वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, K के वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपको पास जो रिजल्ट आएगा वो देखिए R इक्वल टू हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाई जेड। देखिए कितना छोटा इक्वेशन आया, R का वैल्यू, ये देखिए रेडियस हो गया। अब हाइड्रोजन जो है आपको डिफरेंट सेल में अगर एक्साइट करके जा रहा है या हायर सेल से लोअर सेल में आ रहा है, उस स्थिति में R का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं अब आप देखेंगे। अभी जो मैं R लिया हूं ये एक जनरल फॉर्म है फॉर एनी सेल, N फॉर एनी सेल, किसी सेल की चर्चा हो रही है। अब मैं पार्टिकुलर एक एक सेल पे आता हूं और इस रेडियस को निकाल कर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिएगा हमारे पास, मैं चूंकि इस वैल्यू को भी रखूंगा क्योंकि अभी हमको आगे भी काम है, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहां पर जो वैल्यू इसको हटा देता हूं, इसकी अब उतनी कोई खास जरूरत नहीं है। अब यहां पर Rn हम ले रहे हैं कि कोई भी सेल की बात करेंगे, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाई जेड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। फॉर हाइड्रोजन एटम, पहले मैं हाइड्रोजन एटम के लिए काम कर रहा हूं। फॉर हाइड्रोजन एटम यू नो जेड इक्वल टू 1, जेड का वैल्यू 1 होगा, प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। अब रही बात कि हमारे पास फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर फर्स्ट सेल के लिए n का वैल्यू 1 रखना है, अभी हमने पोस्टुलेट्स में बताया था। फिर अगर सेकंड सेल में है तो 2 रखना है। तो देखिए मैं n का वैल्यू 1 रखूंगा तो यहां रखूंगा R1 इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम और n का वैल्यू रखेंगे 1 एंड हियर इज द वैल्यू 1। इसका मतलब हुआ कि आप देख रहे हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास फर्स्ट सेल में है तो कितने दूरी पर है न्यूक्लियस से आप निकालने में सफल हुए, मात्र 0.529 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है। इतने दूरी पे हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार अगर आप एक्साइट करा दिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड आप एक्साइट करा रहे हैं, ग्राउंड लेवल से उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड सेल पे ले जा रहे हैं, तो योर वैल्यू जेड इक्वल टू तो 1 ही रह जाएगा, कि प्रोटॉन तो बदला नहीं है, बट जो आपका सेल है वो n है ना, वो 2 पे चला गया। जब वो 2 पे चला गया तो आपका वैल्यू लिखेंगे R2 लिखने का मतलब कि सेकेंड रेडियाई की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूसरे सेल की आप बात करने लगे, तो इसका जो R2 होगा वो आप इसमें वैल्यू में रखेंगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम और आपका n का वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4/1 एंड आप कह सकते हैं कि पहले सेल से दूसरे सेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो 4 टाइम्स आपका डिस्टेंस बढ़ गया। देखिए 4 गुना, 4 टाइम्स, ये जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उसका 4 टाइम्स, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो 4 गुना उसका दूरी बढ़ जा रहा है। सिमिलरली आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो चूंकि n का स्क्वायर है तो थर्ड सेल में जाइएगा तो 9 टाइम्स, फोर्थ सेल में जाइएगा तो 16 टाइम्स, दैट मीन्स कि n स्क्वायर टाइम्स से रेडियाई चेंज होते जाता है, ऐसे लेंथ बढ़ता है। देखिए ये हमारा था पहला हमारा बोर का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडल का जो फिजिबिलिटी है, स्पॉन्टेनिटी है, या यूँ कहिए कि इनका जो खासियत है वो ये है कि ये बताया कि फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बार बार क्रम बदलता है तो पहले से दूसरे में कितना का चेंज है, दूसरे से तीसरे में कितना का चेंज है, तीसरे से चौथे में, इस तरह से आपने निकाल लिया। अब मैं वेलोसिटी पे आता हूँ, क्योंकि पहले हमारा रेडियस डिस्टेंस हो गया, अब हुआ कि कहा गया कि वेरी हाई स्पीड और फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमता है, तो पहले मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, फिर एनर्जी की बात, और फिर मैं उसको एनर्जी को चेंज करके बात करूंगा कि दोनों में ड्रॉप करेंगे एनर्जी, जब ऊपर से नीचे आएगा तब क्या होगा। नाउ अब देखेंगे हमारे पास कि वेलोसिटी कैसे निकालता है, तब सिंपल बात हमारे पास पॉइंट होगा, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमको पता है। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पता है कि देखिए मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, अब मैं वेलोसिटी के लिए काम कर रहा हूँ, पहले मैं रेडियस के लिए काम किया था। तो एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π। अब हमारे पास r का वैल्यू मिला हुआ, हम चुपचाप यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू nh/2π mr।
और देखिए मैंने कहा था कि मेरे को आर की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आर को यहाँ इसीलिए प्रिजर्व करके यहाँ रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से सिंपली आर को उठाऊंगा और यहाँ पर पुट कर दूंगा। मान लिया कि इक्वेशन नंबर हमारा ए है, कोई ए इक्वेशन हमने मान लिया है और इस आर को मैं यहाँ पर सेट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू NH बाई 2 पाई m, और आर का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 4n स्क्वायर h स्क्वायर, फिर ऊपर जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, और इसके बाद जो टर्म्स कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए, NH कैंसिल कर दीजिए, 2 कैंसिल कर दीजिए, पाई कैंसिल कर दीजिए, m कैंसिल कर दीजिए। आपके पास फिर से एक इक्वेशन यहाँ बन गया कि 2 पाई k z e स्क्वायर बाई NH। सी दिस रिजल्ट, ये वेलोसिटी का रिजल्ट है। देखिए इसको यहाँ भी फिर से मैं आप कहूँगा कि यहाँ देखिए हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। अब फिर से मैं इन सारे कांस्टेंट वैल्यू को रखूंगा। अब मैं रखूंगा नहीं, मैं एक बार रख चुका हूँ, आप लोग खुद से रखेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कि पाई का वैल्यू कितना होता है, k कितना होता है, e कितना होता है और h कितना होता है। n और z तो मेरे पास कॉमन रहेंगे। तो जो ये वेलोसिटी होगा 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z बाई n, हमारे पास ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकंड में होता तो लगभग लाइट के बराबर था, लाइट के बराबर नहीं होता। स्पीड, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल या हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर स्पीड है तो लाइट से किसी का ज़्यादा स्पीड नहीं है। ये देखिए 2.18 10⁸ z बाई n सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी का वैल्यू आया। अब जब पोस्टुलेट्स चल रहा था तो कहा गया था बोर का कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता है, और वहीं ये भी बात कही गई थी कि वेलोसिटी घटता है। देखिए अब कैसे वेलोसिटी घटता है आपके सामने है, और फिर देखिएगा एनर्जी कैसे बढ़ने लगेगा। ये बड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कह रहे हैं घट रहा है। देखिए सामने आ रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है न्यूक्लियस की वजह से सारी घटनाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर तो ये लगेगा ही लगेगा, लग रहा होगा कि एनर्जी और वेलोसिटी का तो रिलेशन डायरेक्ट का है, तो फिर इन्वर्स कैसे बोल रहे हैं, आपके सामने प्रूफ होने जा रहा है। देखिएगा कैसे होता है। अब ये वेलोसिटी आपके सामने दिख रहा है, रेडियस बढ़ा, एनर्जी बढ़ेगा, अभी बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा, तो वेलोसिटी कैसे कम हो गया। अगेन नाउ पुट वैल्यू फॉर हाइड्रोजन z इक्वल टू 1 एंड द फर्स्ट सेल, पहला सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो आपका वेलोसिटी होगा फर्स्ट सेल के लिए 2.18 इंटू 10⁸ और z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 एंड यू नो 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक होता है, उसको एनर्जी सबसे ज़्यादा फिक्स्ड एनर्जी मिलता है, क्योंकि एनर्जी तो न्यूक्लियस से ही आता है। मैंने पिछले भी पॉइंट में कहा था कि जो मास डिफेक्ट होता है वही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करता है। जहाँ से कि मेसॉन पार्टिकल जब टूटते हैं और पाइप मेसॉन प्लस जो माइनस होता है मिल करके जो एनर्जी क्रिएट करता है वही न्यूक्लियर एनर्जी से इसको एनर्जी मिलता है, और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमते रहता है। तो ये पहला सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पर आपके पास इस वेलोसिटी से ये घूम रहा है, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। अब आप सेकंड सेल में आ जाइए। सपोज करिए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो पहले सेल से दूसरे सेल में चला गया है, तो उस समय दूसरे सेल में जब गया तो 2.18 इंटू 10⁸ और z का वैल्यू 1, बट नाउ n बी चेंज, फर्स्ट से सेकंड सेल में चला गया। देखिए वेलोसिटी आधा हो गया, हाफ हो गया वेलोसिटी। थर्ड में जाइएगा 1/3 हो जाएगा, 4 में जाइएगा 1/4 हो जाएगा, यानी जिस सेल में जाएगा उतनी बार वो रिड्यूस करते चला जाएगा। सेकेंड सेल में गया था तो 1/2, थर्ड में जाएगा तो 1/3, इस तरह से वेलोसिटी जो है डिक्रीज। क्यों? सिंपल कंसेप्ट है, एनर्जी कम मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वेलोसिटी एनर्जी को डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ, और थोड़े देर में मैं बदलने वाला हूँ कि नहीं देखो वहाँ तो उस तरह का कंसेप्ट था, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब मैं कहूँगा कि अब कहा गया है कि जैसे रेडियाई बढ़ता है ना वैसे एनर्जी भी बढ़ता है। अब देखिए ये पॉइंट कैसे होगा, मैं एनर्जी की बात करता हूँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि एनर्जी कैसे निकाला जाता है। अब देखना ये होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है वो कितने तरह के एनर्जी दे रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, सिर्फ सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है,
वो कैसे घूमता है, वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमते रहता है। दैट मीन्स कि अपने एक्सिस पर भी वो राउंड लगाता है, जिस तरह से प्लेनेटरी मोशन की बात कही जाए। अगर आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ जो हमारे पास है, हम लोग को पता होता है कि पूरे सोलर सिस्टम में जो सन है उसको चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर एंड समथिंग मिनट लगता है, लेकिन अपने एक्सिस पे वो 24 घंटे के लगभग 24 घंटे में एक बार घूम जाता है। तो दो तरह के उसके पास हमारे मोशन हो गया, अपने एक्सिस पे भी घूम जाता है और पूरे वो पाथ में जब घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, तो उसको 365 डेज लगते हैं, तो 1 साल लग जाते हैं, लगभग 1 साल। और अपने एक्सिस पे जब वो घूमता है तो 24 घंटे में घूमता है। जस्ट इलेक्ट्रॉन भी वही है, इलेक्ट्रॉन और अर्थ का मोशन, प्लैनेटरी मोशन एक ही माना गया है और एक ही है भी। तो अब यहाँ पर होगा कि जब वो अपने एक्सिस पे घूम रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ काउंट होगा। ऐसे वो रनिंग मोशन में है तब तो काइनेटिक एनर्जी आता ही आता है, तो इन दोनों मोशन को यहाँ पर काउंट करना होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगा ईटी टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दोनों एनर्जी का सम होगा। अब हाउ कैन यू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर रिवोल्यूटरी इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो काइनेटिक, ये तो निकल जाएगा कि हाफ mv² होगा। ये तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन की मास m माना था, वेलोसिटी v माना था, और मैं पोटेंशियल एनर्जी की अब बात करने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना निकालेंगे। तो ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करने होंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड यू नो कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू एनर्जी, तो फोर्स और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होता है ना, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, फोर्स कैसे निकालेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकाल, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा KZE। अब देखिए यहाँ पर चूंकि एनर्जी की बात होगी तो साइन लेना होगा, चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। तो देखिए मैं इसका साइन ले लिया, इस बार यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, चूंकि एनर्जी निकालने जा रहे हैं तो साइन ले लिए। तो K Q1Q2/r², दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर आप उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एनर्जी, और यहाँ उसका डिस्टेंस r है, जिस भी सेल में रहा होगा r रहा होगा। अब ये r कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस KZD²/r, ये आपका टोटल एनर्जी हो गया। अब मैं थोड़ा यहाँ सुधार करूँगा, क्योंकि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है मैं इसको भी इसी के टर्म्स में, सेल के टर्म्स में ही लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारे पास कंसेप्ट आया था, सबसे पहला कंसेप्ट क्या आया था, सबसे पहला कंसेप्ट आया था रदरफोर्ड का, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स था वहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r इक्वल टू हमारा था KZD²/r²। मैं यहाँ से अगर ये बात करूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो mv² का वैल्यू जो हो जाएगा, mv² इक्वल टू हो जाएगा KZD²/r। अगर मैं इसको इक्वेशन बना लूँ 1 और इसको बना लूँ इक्वेशन नंबर 2, तो आप इक्वेशन 2 से mv² का वैल्यू 1 में सेट कर दीजिए, तो आपका टोटल एनर्जी यहाँ से निकल जाएगा ET इक्वल टू KZD²/r, दैट इज हाफ माइनस KZD²/r। और ये दोनों ही सेम दिख रहा होगा, बट ये हाफ है, ये फुल है, फुल माइनस है, हाफ प्लस है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस आ गया, और आप देखिए एनर्जी माइनस में आ गया। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट यहाँ बैठना शुरू होगा कि एनर्जी तो पहले ही निगेटिव में दिखने लगा हमको, माइनस हाफ KZD²/r, ये देखिए टोटल एनर्जी हमारा आ गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, r का वैल्यू मेरा देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर A में निकला हुआ है, रखा हुआ है। इस r के वैल्यू को यहाँ रखेंगे, सारे कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ सेट करेंगे और टोटल एनर्जी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और मैं एक एक सेल में जा करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एनर्जी हमारा बढ़ा, वेलोसिटी तो घटते चला गया और एनर्जी कैसे हमारा बढ़ा, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर r का वैल्यू सेट करने जा रहा हूँ। अब इस डायरेक्शन में आइए, देखिए अब हमारे पास ये r का वैल्यू है, तो टोटल एनर्जी दैट इज माइनस हाफ KZD², r का वैल्यू रख रहे हैं n² h² एंड दैट इज 4π² mKZE²। सी देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज हियर माइनस 2π² दैट इज K² Z² E4 m/n² h²। ये हमारा बड़ा सा एक रिजल्ट है, फिर से कुछ नहीं बढ़ा है,
मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि इसमें जो सारे कांस्टेंट है दो को छोड़कर, देखो ई टी इक्वल टू हमारे पास सिर्फ जेड का वैल्यू रहेगा जेड स्क्वायर और ये रहेगा एन स्क्वायर और बाकी मान लीजिए ये K2 है, यानी K2 मतलब कि सारे कांस्टेंट K2 हैं। अब आपके सामने है कि यदि आप इन सारे कांस्टेंट वैल्यू को रखते हैं और चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, जूल की बात करेंगे, अर्ज की बात, एनर्जी के जितने यूनिट है किसी की भी बात करके आप रखेंगे, निकाल सकते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करने जा रहा हूं। ये हमारा अगर टोटल एनर्जी को यहां रखते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये देखिए ये वैल्यू आया। अगर आप इन वैल्यू को पाई के ई एम एच, दैट मीन्स फोर्स कांस्टेंट, पाई का वैल्यू, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, मास इलेक्ट्रॉन का और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू जो मैंने शुरू में ही लिखा था उसको फिर से सेट आप करेंगे और इसको आप कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाएंगे। 1.6 × 10⁻19 जूल से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएंगे तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से आप चेक कर लीजिए कि अगर आप फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, आप पहले सेल की बात करें, पहला सेल मतलब E1, फर्स्ट सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लिए ही बात कर रहे हैं, तो जेड का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, एन का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपके पास जो वैल्यू आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक देम। अब यहाँ पर अलर्ट रख के चेक करिएगा क्या होता है। अब देखिए मैं दूसरे सेल पे आता हूँ, सेकेंड सेल पे आता हूँ, E2 सेकेंड सेल -13.6 एंड देन डिवाइडेड बाई 4, व्हाट हैपेंस? स्टूडेंट यहाँ पर अलर्ट रहिए, दैट मीन्स 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैथ आप पढ़ते हैं तो बताइए कि -13.6 बड़ा है कि -3.4 बड़ा है, कौन बड़ा हुआ? तो स्वाभाविक बात है आप कहेंगे कि सर -3.4 बड़ा है। जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। देखिए एनर्जी बढ़ा के घटा, मैं शुरू में ही कहा था वेलोसिटी घटेगा एनर्जी बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगा, ये केमिस्ट्री है। फिजिक्स में ऐसा होता तो आप लोग हल्ला करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो माइनस में ही एनर्जी है ही, प्लस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती ही नहीं है, वो तो किसी के ऊपर कोई दे रहा है, वहाँ से घूम रहा है और एक कांस्टेंट एनर्जी दे रहा है। तो देखिए ये एनर्जी फिर थर्ड में जाइएगा तो और देखिए कम होगा, और देखिए थर्ड में देखिए होगा कि -13.6 बाई 9। अब देखिए कि 9 किए तो फिर क्या हुआ, दैट मीन्स 1.4 इलेक्ट्रॉन, -1.4 और बढ़ गया। विडम्बना देखिए, अब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे रहा हूँ, सेल से बाहर कर दे रहा हूँ। न्यूक्लियर वो क्या कर रहे हैं कि पूरे एटम से बाहर, सेल से नहीं। अभी तो मैं सेल के ऊपर एक्साइट कर ही रहा था, मैं सीधे इसको एटम से बाहर एक्साइट कर दे रहा हूँ और एटम को चार्ज कर दे रहा हूँ E∞। दैट मीन्स वो बाहर चला गया तो रेस्ट में चला गया। अब वो सेल में के अंदर नहीं है, एटम के अंदर नहीं है, दैट इज द -13.6 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। और आप मैथ में पढ़े हैं कि किसी भी डिजिट में इन्फिनिटी से डिवाइड करिएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इससे बड़ा एनर्जी तो होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा अगर एनर्जी होता है तो 0। अब सोचो कि 0 ही इसका सबसे बड़ा एनर्जी है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो अगर 0 अगर बड़ा एनर्जी है तो 0 के बाद अब क्या होगा, ये यहाँ सोचना है कि 0 हो गया। तो ये देखिए एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट निकला, वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट निकला और आपका जो रेडियस का जो कॉन्सेप्ट निकला था, रेडियस एनर्जी डायरेक्ट का रिलेशन है और वेलोसिटी इनवर्स का रिलेशन है, जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में ये शूट नहीं करता, बट यहाँ इसलिए शूट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना कोई एनर्जी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसमें जब चेंज होता है, जब ये सेल अपना पोजीशन बदलता है, इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी का गैप होता है, मैं इसको अगले क्लास में सिखाऊंगा कि एनर्जी का जो गैप होता है या वेव नंबर होता है या फिर स्पेक्ट्रम कैसे क्रिएट होता है, मैं आपको अगले क्लास में इसी एनर्जी से शुरू करूंगा, इस इक्वेशन से शुरू करूंगा और आपको वहाँ पर सिखाएंगे कि कैसे एनर्जी गैप से स्पेक्ट्रम तैयार किया जाता है। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको भी सीखना होगा, मिस नहीं करिएगा उस क्लास को, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। थैंक यू।